नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कभी आपने ऐसे फोटोग्राफर्स को देखा है जो सेलिब्रिटीज के पीछे पड़े रहते हैं? ये कभी आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, कभी बड़े बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट के बाहर एक तलाशती निगाहों से किन्हीं को देखते हुए आपको मिल सकते हैं। इसी तरह मुंबई में यदि आप रहते हैं तो जुहू, चौपाटी आदि क्षेत्रों में या ऐसे ही कहीं पार्टीज में आपको टकरा सकते हैं ऐसे फोटोग्राफर्स जो सेलिब्रिटीज, जिनमें राजनेता हो सकते हैं, जिनमें खिलाड़ी हो सकते हैं, फिल्म स्टार्स हो सकते हैं, या ऐसे ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके निजी पलों को वो अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। जी हां, ऐसे फोटोग्राफर्स को हम पेपरासी कहते हैं। पेपरासीज जो दुनिया भर में फैले रहते हैं, अपने अपने देश के सेलिब्रिटीज के जीवन के कुछ ऐसे निजी पलों के लीक से हटके ऐसे फोटोज खींचते हैं और फिर एजेंसीज को, अपने मीडिया संस्थानों को उन फोटोज को बेच करके वो अनाप शनाप पैसा कमाने की दौड़ में रहते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह फोटोग्राफी का एक तरह से नया पेशा हमारे सामने आता है। राजनीति, खेल, फिल्म या किसी भी क्षेत्र के हाई प्रोफाइल व्यक्तियों का पीछा करते हुए ये लोग उनकी जो दैनिक दिनचर्या है, उनके रोचक, रोमांचक पलों को कैद करके वे सनसनी पैदा करना चाहते हैं, या आम आदमी की जो इच्छा होती है इन सेलिब्रिटीज के जीवन के उस निजी पहलुओं को जानने की, उसके लिए वो प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि पेपरासी फोटोग्राफर्स का यह प्रोफेशन या बिजनेस दुनिया में विशेष सम्मान से नहीं देखा जाता है, क्योंकि वे अपने जासूसी कैमरों से, अपनी उन पैनी निगाहों से, खोजी निगाहों से ऐसे ही कला जगत के सेलिब्रिटीज और सितारों की जिंदगी के ऐसे पीछे पड़े रहते हैं कि उन कलाकारों का, खिलाड़ियों का, सेलिब्रिटीज का अपनी प्राइवेसी को बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। पेपरासी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बड़ी रोचक कहानी है। यह मूलतः एक इतालवी शब्द है और इसका कुछ लोग उच्चारण करते हैं पापरात्सी, कुछ पेपरासी, लेकिन समय के साथ से यह परिवर्तन होता रहा और कभी पापाराजी, कभी पेपराजी आदि रूप में लोग इसको बोलने लगे। पहली बार इस शब्द का प्रयोग 50 के दशक में सुना गया था, जब रोम के कुछ युवा फोटोग्राफरों ने मिस्र के तत्कालीन शाह के निजी पलों की कुछ चित्र लिए थे और उन्हें प्रकाशित भी कर दिए। हालांकि उस समय यह शब्द बहुत अधिक प्रचलन में नहीं था, बल्कि ऐसे लोगों को स्ट्रीट फोटोग्राफर जैसे निंदाजनक शब्दों से या टिप्पणियों से उन्हें जाना जाता था। पेपरासीज का मतलब ऐसे स्वतंत्र फोटोग्राफर हैं जो ऐसे ही सेलिब्रिटीज के चित्रों और वीडियो को बिना उनकी अनुमति के छिप के अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं और इन तस्वीरों को वे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका विक्रय करते हैं। इन फोटोज के साथ वो लेख भी लिखते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता को आप पेपराजी जर्नलिज्म भी कह सकते हैं। पेपराजी शब्द आजकल बहुत प्रचलन में आ गया है, खासकर सेलिब्रिटीज की दुनिया में यह शब्द बहुप्रचलित है। यह ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि वो अभिनेताओं को, खिलाड़ियों को, राजनीतिक हस्तियों को, या जो ऐसी अन्य सार्वजनिक शख्सियतें हैं, व्यक्तित्व हैं, उनके निजी और सार्वजनिक जिंदगी के
विभिन्न पहलुओं को अपने कैमरे में कैद करते हैं। इनकी गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य होता है इन्हें बेचना, इन तस्वीरों या वीडियोस को बेचना, ताकि एक बहुत बड़े जन समूह को ये अपनी ओर आकर्षित कर सके। प्रत्याशी फोटोग्राफर्स का यह बिजनेस, उनका यह प्रोफेशन, उनकी यह यात्रा बहुत अधिक सम्मान के साथ नहीं देखी जाती है, जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि ये उन व्यक्तियों के निजी पलों को चुराते हैं। ये ऐसे सेलिब्रिटीज इनसे बच के रहना चाहते हैं। ये लोग कई बार विवाद का कारण भी बनते हैं, विवादास्पद भी होते हैं। आपको याद होगा इंग्लैंड की राजकुमारी डायना किस तरह से ऐसे ही पेपरासीज के कारण एक दुर्घटना का शिकार होती हैं और उनकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। पेपरासी शब्द की उत्पत्ति 1960 में एक प्रसिद्ध इतालवी फिल्म आई थी जिसका नाम था ला डोचले वीटा। वहां से इस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। उस समय के प्रख्यात इतालवी फिल्म निर्देशक कार फेडरिको फ्लेनी ने एक नौजवान फोटोग्राफर के जीवन पर एक फिल्म बनाने की कल्पना की थी या संकल्प लिया, जिसने सबसे पहले एक रेस्तरां में एक ऐसी फोटो ली थी जिसमें वह गुस्से में आपे से बाहर दिखाई दे रहा था और क्रोध की अवस्था में वो मेज को उल्टा कर रहा था। फिल्म के इस पात्र का नाम था कोरियालानो पप्रात्सो। निर्देशक फ्लेनी ने से एक बार यह पूछा गया कि उन्होंने अपने पात्र के लिए नाम कैसे रखा, कैसे उनको यह आइडिया आया। तो उन्होंने कहा कि एक अंग्रेज टूरिस्ट के पुराने किसी सफरनामे में, यात्रा संस्मरण में एक सराय की चर्चा है जिसके मालिक का नाम पेप्रात्सो था। बस वहीं से यह नाम उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कौंध रहा था और फिल्म में फोटोग्राफर के पात्र के लिए जब एक अभिनेता मार्सेलो मस्त्रियानी का चयन किया गया तो उसे भी यह नाम बहुत पसंद आया। इसलिए एक तरह से इस शब्द का सृजन होता है। इस फिल्म के अभिनेता मार्सेलो मस्त्रियानी एक गॉसिप पत्रकार मार्सेलो की भूमिका का निर्वाह करते हैं। वह पात्र रोम के नाइट लाइफ खबरों की तलाश में रहता है। उसका एक साथी फोटोग्राफर है पपराजो, वो भी उसका अनुसरण करता है और उस समय के जो सेलिब्रिटीज थे उनकी तस्वीरें या छवियां अपने कैमरे में कैद करता है। लेकिन उस समय उन दोनों को नहीं पता था कि जिस शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं ये आने वाले समय में हमारे शब्दकोश में एक नए शब्द के रूप में जुड़ जाएगा। इसी इतालवी भाषा से यह शब्द निकला है। हालांकि पेपरासी शब्द की जड़ें, जैसा मैंने कहा, कि पुराने इतालवी शब्द के साथ जुड़ी हुई है जिसका अर्थ होता है मच्छर। यह शब्द फेडरिको फेलोनी ने चुना था। फेडरिको फेलोनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यह भी लिखा है कि पेपरासी शब्द का जब वह उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि यह एक भिन भिनाते हुए कीड़े की तरह लगता है। इसका जो तात्पर्य है और उसका मतलब यह था कि वो उछल रहा है और डंक मार रहा है। वस्तुतः यह डंक मारना एक तरह से प्रतीक बनता है छिप करके फोटो को खींच लेना। टाइम मैगजीन को उन्होंने एक साक्षात्कार दिया था, उसमें इसी भावना को प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पेपरासी शब्द मुझे एक भिन भिनाते हुए कीड़े की याद दिलाता है जो मंडराता रहता है और ऐसी हरकत करता है, डंक मारता है। और ये पेपरासी जो फोटोग्राफर्स हैं ये भी इधर उधर मंडराते रहते हैं और जहां सेलिब्रिटी दिखा वहां अपने कैमरे रूपी क्लिक्स का एक डंक मारते हैं और उस फोटो को, वो उस छवि को या उस पल को वो उसमें कैद कर लेते हैं। इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है, लेकिन इस मत को अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार किया है। 1960 के दशक में पेपरासी शब्द अंग्रेजी में सामान्यतः घुसपैठ करने वाले फोटोग्राफर्स के लिए प्रयोग में किया जाता था और किसी भी
हस्ती की, सेलिब्रिटी की वो जो फोटो ली गई है उसे पैब्ड कहा जाता था। 1961 में टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल प्रकाशित होता है। उस आर्टिकल का शीर्षक था द प्रेस पपराजीज ऑन प्रोवल। इस लेख में इवान क्रोन्स्टेको ने लिखा है कि वह एक पपरासी है, फ्रीलांस फोटोग्राफर है, जो एक भयंकर भेड़िया समूह का हिस्सा है, जो बड़ी हस्तियों का पीछा करते हैं और बेहद करीब से फ्लैश के साथ तस्वीरें ले लेते हैं। इतावली भाषा में संज्ञाओं के लिए लिंग और संख्या के अनुसार शब्दों में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वहां पपराजो को कहा जाता है पुरुष फोटोग्राफर, पपराजा को कहा जाता है महिला फोटोग्राफर, और पपराजी का मतलब है फोटोग्राफर्स का समूह। ये पपरासी होते क्या है? ये वो पपरासी होते हैं, वो फोटोग्राफर होते हैं जो अपनी तस्वीर के लिए मशहूर व्यक्तियों का, सेलिब्रिटीज का लगातार पीछा करते हैं। ये आपको हवाई अड्डों पर मिल सकते हैं, होटलों में मिल सकते हैं, रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं, और इनके जो व्यक्तिगत आयोजन होते हैं, निजी आयोजन होते हैं, वहां भी आपको ये घूमते फिरते मिल सकते हैं। और ये उन व्यक्तियों की निजता का उल्लंघन करते हुए कई बार उनके इतना पास पहुंच जाते हैं तस्वीर लेने के लिए कि शायद वो अपने आप को बड़ा असहज महसूस करते होंगे। इसीलिए पपरासी का ये काम अक्सर आलोचना का केंद्र बनता है। उनकी जो तरीका है काम करने का, उसको लेकर के भी उनकी आलोचनाएं होती रही हैं और सेलिब्रिटीज अक्सर उनसे परेशान रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सेलिब्रिटीज परेशान रहते हैं। कई बार वे अपना करियर बनाने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए, चर्चा में आने के लिए पपराजीज के साथ अपना एक संबंध रखते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं, और जानबूझकर अपने ऐसे फोटोग्राफ देते हैं ताकि वे चर्चा में आए और लोग उनके बारे में बातचीत करें। तो मीडिया के लिए ये पपरासीज एक महत्वपूर्ण आधार बन गए हैं, सोर्स बन गए हैं ऐसी फोटोग्राफ के लिए। और अब तो जिस तरह से डिजिटल मीडिया का विस्तार हो रहा है, ये फोटोग्राफ्स, ये चित्र, ये वीडियो डिजिटल मीडिया पर भी आपको मिल सकते हैं, मीडिया संस्थानों की खबरों के साथ आपको मिल सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति, आम आदमी की इच्छा होती है उनके सेलिब्रिटीज जो हैं क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, उनके जीवन के बारे में जानने की जो इच्छा है, उसी को तो ये भुनाने की कोशिश करते हैं। एक और जहां सेलिब्रिटीज इनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं, वहीं इनके बीच आपस में टकराव भी होता रहता है, और इसकी खबरें अक्सर हम मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख सकते हैं। दुनिया भर में ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, चाहे वो मशहूर अमेरिकी पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स हो या कैटरीना कैफ आदि अनेक फिल्मी सितारे हों। ये अक्सर आलोचना में रहे हैं और इन्हें पपरासीज को लेकर के इन्होंने उन्हें कई बार लताड़ा है, उनकी आलोचना की है और उन्हें इस तरह के फोटोग्राफ्स प्रकाशित न करने की हिदायतें या अपील भी की है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इस तरह के फोटोग्राफ्स के प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की गई है और अदालतों में मुकदमे भी चले हैं। कई बार पपरासीज भी बड़े आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि इनका ध्यान न सिर्फ सेलिब्रिटीज पर बल्कि उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उन पर भी रहता है। आपको याद होगा किस तरह से हिंदी फिल्मों के महानायक की पोती के जन्म पर उसकी एक झलक पाने के लिए एक फोटोग्राफर लगभग 2 महीने तक पीछा करता रहा। उस परिवार ने मीडिया से अपील की थी कि वे हमारी उस प्राइवेसी को, हमारी निजता को बनाए रखें। बच्चों की फोटो के प्रकाशन को लेकर के भी एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है। आज दुनिया के अनेक देशों में इस तरह के कानून बने हुए हैं जो बच्चों के इस तरह के फोटो प्रकाशन को प्रतिबंधित करते हैं। कड़े नियम बने हुए हैं वहां पर। यदि इस प्रकार से आप बिना अनुमति के फोटोज का प्रकाशन करेंगे तो वो अदालत में मामला बन सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई
की जा सकती है। दुनिया के अनेक देशों में इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए, सेलिब्रिटीज को बचाने के लिए कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। पेपराजीज की सकारात्मक भूमिका भी देखी जाती है, जहां वे आम आदमी के मन में जिनके प्रति सम्मान है, उनके जो सेलिब्रिटीज हैं, यदि वो गलत आचरण कर रहे हैं, किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो ये फोटोग्राफर्स उनके फोटोज खींच करके कहीं उसका पर्दाफाश भी कर सकते हैं और उन्हें उनके दायित्वों का बोध भी करा सकते हैं, चाहे इनकी आलोचना हो चाहे प्रशंसा हो। पेपराजीज का काम बड़ा कठिन और लगातार परिश्रम का है, क्योंकि इन्हें लगातार घूमना पड़ता है। इनकी निगाह बड़ी सतर्क रहनी चाहिए, क्योंकि वो पल क्षण भर के लिए आपके सामने आता है और उस क्षण में यदि आपने उसे क्लिक नहीं किया तो आप तस्वीरें कैसे ले पाएंगे, चित्र कैसे ले पाएंगे, वीडियो कैसे बना पाएंगे। इसलिए स्वतंत्र फोटोग्राफर या पेपराजीज की अपनी दुनिया है, जो आए दिन लगातार कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। कई बार सेलिब्रिटीज को उनकी कार का पीछा करते हैं, जो उनके जीवन के लिए भी एक खतरा बन सकता है। उनके पास लंबी दूरी के लेंस होते हैं ताकि वे बिना उनकी जानकारी के फोटो को खींच सकें। व्यक्तिगत और अनपेक्षित पलों को किस तरह से वो कैप्चर कर सकें, यह उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। उनके ये फोटोग्राफ्स टैबलॉइड्स में, गॉसिप कॉलम्स में, वेबसाइट्स पर और दूसरी तरह के अन्य जो प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी बेचे जाते हैं और वहां उनका प्रकाशन कर वे अपनी लोकप्रियता भी बढ़ाते हैं और साथ ही साथ धनार्जन भी करते हैं। इस प्रकार की घुसपैठ की पत्रकारिता कितनी सकारात्मक है, कितनी नकारात्मक है, इस पर हमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सोचना पड़ेगा कि हर व्यक्ति की अपनी एक निजी जिंदगी होती है। उसका हस्तक्षेप कहां तक किया जाए, किस सीमा तक वो स्वीकार्य है। आपकी निजी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें कहां सीमा रेखा है, हम कौन सी मर्यादाओं का पालन करें। ये पेपराजीज मुख्य धारा के मीडिया से भले ही न जुड़े रहें, लेकिन ये हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को ट्रैक करते रहते हैं और अक्सर जब भी समय मिलता है उनकी फोटोज को क्लिक कर लेते हैं। इसलिए इनकी हरकतों को स्टॉकिंग करने की भी बात की जाती है कि वे स्टॉकिंग कर रहे हैं। परेशान करने वाली निगरानी जिसे कहते हैं आप, वो इस प्रकार से उन्हें घूरते हैं कि दूसरा व्यक्ति असहज हो जाता है। इसलिए एंटी स्टॉकिंग कानून भी अब दुनिया के कई देशों में बनने लगे हैं, ताकि इस प्रकार के जो सेलिब्रिटीज हैं, व्यक्ति है, न सिर्फ उनको बल्कि उनके परिवारजनों को भी एक सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनकी निजता की रक्षा की जा सके। जैसा मैंने कहा कि जब सेलिब्रिटीज इस प्रकार के फोटोग्राफ से परेशानी में पड़ते हैं तो वे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अदालतों में भी मुकदमा दायर करते हैं। कई बार दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। रॉन गलेला अपने जुनूनी तरीके से जैकलिन कैनेडी ओनासिस का पीछा करते हुए बहुत अधिक बदनाम हुए थे। गलेला को अमेरिकन पेपरासी संस्कृति का गॉडफादर भी कहा जाता है। रीनो बनेलारी, इन्हें इटली के पेपराजी का राजा कहा जाता है। 1998 में ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक पुरस्कार से वे सम्मानित भी किए गए थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर से ही इस तरह की पत्रकारिता की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। तेज और पोर्टेबल कैमरों का आविष्कार के साथ बिना अनुमति के लिए गए ये चित्र, इन्हें प्रकाशित करना आसान हो गया था। 1890 के दशक में छपी पत्रिकाओं में इस प्रवृत्ति को बहुत अधिक देखा जा सकता है। 1898 में दो फोटोग्राफर्स ने रिश्वत देकर ऑटो वान बिस्मार्क के मृत्यु शैया पर पड़े हुए अंतिम क्षणों की तस्वीरें भी ली है, जिन्हें हम पेपरासीज की जो फोटोग्राफी की एक जुनून है, लत है, उसके रूप में भी, एक उदाहरण के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। चीनी भाषा में इसे जाई डुई कहा जाता है, जिसका अर्थ है पप्पी स्क्वाड। 1950 के बाद का जो दौर है उसमें पेपरासीज आमतौर पर हस्तक्षेप करने वाले आक्रामक और लालची लोगों के रूप में एक तरह से प्रतिस्थापित हुए थे, या उन्हें इस रूप में देखा जाता है।
मशहूर हस्तियों के साथ उनके विवाद उस समय सामान्य थे। 2010 के आसपास सोशल मीडिया के विकास ने आम जनता के लिए एक और अवसर जो है वो पैदा कर दिए, जहां इस प्रकार के सनसनीखेज या सेंसेशनल फोटो लेकर के प्रचारित प्रसारित करना बहुत आसान हो गया। पपरासीस को एक समस्या और उपद्रव के रूप में देखा जाता है। दुनिया के कई देशों में जो वहां के सेलिब्रिटीज हैं वो इसके कारण परेशानी में पड़े हैं। ऐसा कहते हैं वर्ष 2005 में टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉस एंजल्स में एक शीर्ष पपरासी मेल बोजार्ड ने जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक की एक तस्वीर प्रकाशित की, जिससे उन्हें लगभग 1.5 लाख अमेरिकन डॉलर प्राप्त हुए थे। तो आप देख सकते हैं उन तस्वीरों को लेकर के कितना अधिक पैसा वे कमा सके हैं। हालांकि हर एक पपरासी को इतनी अधिक आर्थिक लाभ उनको नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कुछ जो प्रसिद्ध और चर्चित पपरासी हैं उन्होंने इस क्षेत्र में काफी धन अर्जित किया है। हालांकि 2006 में एक ब्राजीलियन मॉडल डेनिएला सिकारेली को एक बड़ा विवाद उस समय झेलना पड़ा, जब एक पपरासी ने उन्हें स्पेन के एक समुद्र तट पर अपने मित्र के साथ कुछ अंतरंग क्षणों में कैद कर लिया और अपने YouTube पर उसे पोस्ट कर दिया। हालांकि जब कानूनी मामले दर्ज हुए उसके बाद उस YouTube को कुछ दिनों के लिए ब्लॉक भी कर दिया गया था। हालांकि अदालत ने यह भी फैसला दिया कि सार्वजनिक स्थान पर होने के कारण किसी व्यक्ति की गोपनीयता भंग नहीं होती, तो सार्वजनिक स्थान पर चित्र खींचने की अनुमति उनको दी गई थी। 2002 में ब्रिटिश राजघराने की कैथरीन प्रिंसेस ऑफ वेल्स की टॉपलेस तस्वीरें फ्रांस में उनके पति के रिश्तेदार के विला से खींच ली गई थी। उन्होंने फ्रेंच पत्रिका क्लोजर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अदालत ने इस पत्रिका को इन तस्वीरों के प्रकाशित करने पर प्रतिबंधित कर दिया था। 2017 में अदालत ने पत्रिका पर कैथरीन और विलियम को 1 लाख यूरो लगभग 90 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब जब व्यक्ति की निजता खतरे में पड़ती है तो वह अदालतों के माध्यम से भी कहीं एक रिलीफ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां अदालतों ने उनकी रक्षा के लिए उनकी व्यक्तिगत जो जिंदगी है, निजता है, उसका एक तरह से बचाने के लिए पालन किया है। जबकि कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, जैसे डैनियल रेडक्लिफ ने लगातार 6 महीने तक एक ही तरह की टोपी और एक ही तरह की जैकेट पहनी। आप कितने फोटो लेंगे, वो सब एक जैसे ही दिखेंगे। तो कई बार सेलिब्रिटीज अपने आप को बचाने के लिए अपने कुछ विकल्प या रणनीति जो है वो तलाश कर लेते हैं। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। बात है 31 अगस्त 1997 की। यह घटना घटी थी पेरिस की एक सुरंग में। पूरी दुनिया एक तरह से बहुत दुखी और व्यथित हुई थी इस घटना से। इंग्लैंड की राजकुमारी जो वहां के लोगों के दिलों पे राज करती थी, डायना, उसकी मृत्यु ऐसे ही पपरासियों की शिकार होने के कारण हुई थी। वो घटना आज तक हमारे जहन में बसी हुई है। एक रात पेरिस में डायना अपने मित्र डॉडी फयद के साथ थी और उनका ड्राइवर हेनरी पॉल रिड्स होटल से बाहर निकले। वे चाहते थे पेपरासीस से बचें, लेकिन जैसा मैंने कहा ये पेपरासीस आपके आसपास घूमते रहते हैं। इनके अपने सूत्र होते हैं, इनको मालूम होता है कब ये आ रहे हैं, कब ये जा रहे हैं। इनकी जो संपर्क सूत्र हैं उनसे ये पता कर लेते हैं कब इनकी शूटिंग है, कब इनकी पार्टीज हैं। और ऐसे ही जब डायना उस होटल से बाहर निकलती हैं, पेपरासीस उनका पीछा करते हैं और जब ड्राइवर गाड़ी तेज चलाता है, दुर्भाग्य से वो जाकर के सुरंग की दीवार से टकराते हैं और डायना सहित उसके मित्र और ड्राइवर तीनों की वहां मृत्यु हो जाती है। ड्राइवर ने उन पेपरासीस से बचने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी और अपना नियंत्रण वो खो बैठा और खंबे से टकरा गया। इस भयानक हादसे का अंजाम
हम सभी जानते हैं। डायना हमारे बीच में नहीं रही। देखिए किस तरह से हम कई बार व्यक्तियों की जिंदगी से खेलने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे घटनाएं पिछले 50-60 वर्षों में हम देख सकते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी है। हालांकि जो संवेदनशील पपरासी हैं वो ये कोशिश करते हैं कि यदि कोई सेलिब्रिटी उनको मना करता है कि उनके फोटो का प्रकाशन न करें तो वो फोटो का प्रकाशन नहीं करते हैं। एक मर्यादाओं का पालन कहीं वो भी करते हैं। हालांकि दुनिया के अनेक देशों में इस तरह के कानून बन गए हैं। अमेरिका में समय समय पर संशोधन किए गए और निजी जीवन में हस्तक्षेप करने वाले जो पेपरासी हैं उनके खिलाफ हर्जाना या मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। 2010 में यदि आप गाड़ी को तेज रफ्तार में चला करके किसी की फोटो क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो भी आपको दंडित किया जा सकता है। 2013 के कानून के तहत सेलिब्रिटीज के बच्चों के फोटो लेने पर या उसके प्रकाशन को प्रतिबंधित कर दिया गया। 2020 में ड्रोन कैमरों का उपयोग कर निजी संपत्ति की तस्वीरें लेने को भी प्रतिबंधित किया गया। तो एक प्रकार से जैसे जैसे समस्याएं आ रही हैं उसके समाधान के लिए कानूनी शिकंजा भी कहीं और तेज होता जा रहा है। तकनीक के वृद्धि के साथ साथ अब ऐसा भी हो गया है कि पपरासी स्वयं फोटो बेचने की बजाय जो इस तरह की फोटो एजेंसीज हैं, फोटो सिंडिकेट्स हैं, उनको भी ये फोटो बेचने लगे हैं। पपरासीज का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है। कई बार ये 18-18, 20-20 घंटे अपना काम करते रहते हैं, घंटों एक पोजीशन में खड़े रहते हैं केवल एक क्लिक के लिए। ये एक तरह से अपनी जान हथेली पर रख करके काम करते हैं। इनकी अपनी एक पूरी टीम होती है जो जगह जगह फैल जाते हैं और वहां से ये फोटोग्राफ जो है कलेक्ट करते हैं और जो भी इनकी एजेंसी है या मीडिया है वहां पर वो भेजते रहते हैं। तो मित्रों, पपरासी एक विवादास्पद प्रोफेशन है, मीडिया और सेलिब्रिटी कल्चर का एक प्रमुख हिस्सा है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि उस व्यक्ति की निजता और सार्वजनिक हित, इसके बीच की जो एक हल्की सी सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को हम समझें और व्यक्ति के सम्मान की, उसकी प्राइवेसी की, उसकी निजता की रक्षा करते हुए उन नैतिक और कानूनी सीमाओं के तहत अपना कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।